कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद नील वहीं स्टूल लेकर दृष्टि के पास बैठ गया। उसने अभी भी दृष्टि का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दृष्टि को देखते हुए मन ही मन बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो या हम कभी पहले मिले हैं या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ एक सुकून महसूस हो रहा है। दिल कर रहा है तुम्हारा हाथ यूं ही थामे रखूं, लेकिन जानता हूँ ये मुमकिन नहीं। अपनी ही धड़कनें मुझे हमेशा पराई सी लगती थी, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तब से इन धड़कनों का एहसास बदल गया है। तुमसे जुड़ जाने के ख्याल से ही ये बगावत पर उतर आई। तुम्हारा हाथ छोड़ने की कोशिश करते ही ये बेतहासा धड़कने लगी, जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम होश में आओगी तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन मैं इस पल को थोड़ी देर जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन इस एहसास को मैं महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन तब तक तो तुम्हें इन आँखों में समा सकता हूँ ना मैं। उसकी आंखें नमी से भरी हुई थी। अपने दूसरे हाथ की एक उंगली आंखों के कोनों पर फेर कर उसने उस नमी को बाहर आने से रोक दिया। वो काफ़ी देर तक दृष्टि को देखता रहा, लेकिन थकावट होने की वजह से उसे बार बार नींद की झपकी आने लगी। वो बार बार कोशिश करता अपनी आंखें खुली रखने की, लेकिन नींद और थकावट की वजह से उसकी कोशिशें फेल हो रही थी। थोड़ी ही देर में वो वहीं पर बैठा बैठा सो गया। पूरा रूम सन्नाटे से भरा हुआ था। बस आवाज़ें आ रही थी तो दो दिलों के धड़कनों की और मशीनों से उनकी रफ्तार की। थोड़ी देर बाद दृष्टि को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ देखने लगी। उसकी नज़र उसके पास बैठे नील पर गई। वो कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर उसे एहसास हुआ कि नील ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो नील से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, वो दोबारा बेहोश हो गई, लेकिन उसका हाथ हिलते ही नील की आंखें खुल गई। नील ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो अभी भी सामने बेहोश पड़ी हुई थी। वो उठकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर को दृष्टि के बारे में बताकर नील दोबारा वापस वार्ड में आने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दृष्टि के सामने जाने की। डॉक्टर और नर्स दोनों वार्ड के अंदर चले गए, लेकिन नील वहीं बाहर खड़ा रहा। उसे बाहर खड़े होते देख ज्योति भी अंदर दृष्टि के पास चली गई। डॉक्टर ने दृष्टि का चेकअप किया और एक इंजेक्शन उसे और लगा दिए। दृष्टि को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। उसे एकदम से उस बाबा और गाड़ी वाले शख्स की याद आई, तो उसने ज्योति से उन दोनों के बारे में पूछा। नील को बाहर उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे इस बात की बहुत हैरानी हुई, जो लड़की अभी अभी मौत को हराकर जिंदगी में वापस लौटी है, वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोच रही है। उसकी आंखें नम हो गई कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ज्योति ने दृष्टि को बताया कि वो बाबा और वो गाड़ी वाला शख्स दोनों ठीक हैं और दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। उनके हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर दृष्टि को थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई। जब उसने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें खोली थी तो उसके सामने एक शख्स बैठा था। उसे महसूस हुआ कि शायद वो शख्स वही था, लेकिन वो शख्स यहाँ उसका हाथ थाम कर क्यों बैठेगा। ये सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सब लोग बाहर आने लगे तो नील हटकर दूसरी साइड हो गया। डॉक्टर अपने केबिन में वापस चले गए। ज्योति भी उसे आराम करने का बोलकर बाहर आ गई और कैंटीन की तरफ चली गई। सबके जाने के बाद नील वापस वार्ड के दरवाजे पर खड़ा होकर थोड़ी देर उसे वैसे ही देखता रहा। दृष्टि को देखते हुए उसे एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद वो डॉक्टर के केबिन की तरफ मुड़ गया। मिस्टर नील, अब पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हैं, बस उन्हें कुछ दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़े ही दिनों में वो नॉर्मल हो जाएंगी, डॉक्टर ने अपनी चेयर पर बैठे हुए कहा। नील को डॉक्टर की बात सुनकर चैन मिला। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और रिसेप्शन पर आ गया। रिसेप्शन पर आकर उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ और सारी फीस भर दी।
उसका मन किया कि वो एक बार और जाकर दृष्टि को देख ले, लेकिन अपने मन पर काबू किया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के बाहर आ गया। बाहर आकर उसकी गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही खड़े थे। उसने ड्राइवर को वापस होटल चलने को बोला। वो अपने बिजनेस रिलेटेड मीटिंग के लिए शिमला आया हुआ था और पिछले 3 दिनों से उसी होटल में रुका हुआ था। रूम में आकर वो सीधा वॉशरूम में चला गया। उसने शावर ऑन किया और आंखें बंद कर उसके नीचे खड़ा हो गया। बार बार उसकी आंखों के सामने दृष्टि का चेहरा आ रहा था। बार बार उसके जहन में उसकी दर्द से जूझती सांसें आ रही थी। उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और चीखते हुए बोला, क्यों क्यों मुझे उस लड़की से इतना फ़र्क पड़ रहा है? आखिर क्यों मैं उसके पास इतनी देर बैठा रहा? क्यों मैं उसके चेहरे में ऐसा खोया कि मुझे मेरा ही होश नहीं रहा? क्यों उसके दर्द का एहसास मुझे हो रहा था? वो खुद से जूझता हुआ खुद से ही सवाल कर रहा था। दर्द उसे हो रहा था, लेकिन उसकी तड़प मुझे हो रही थी। मेरे दिल में किसी के लिए भी ये एहसास नहीं हो सकते। वो पूरा कांप रहा था और आंखों में नमी की जो सावर के पानी से कहीं खो गई थी। दिल कर रहा था कि उसका हाथ इन हाथों में थामे रखूं, जबकि जानता हूं कि इन हाथों में प्यार मोहब्बत की कोई लकीर नहीं है। वो अपने हाथों को सामने करता हुआ बोला। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें किसी के साथ की मोहताज नहीं, लेकिन क्यों उसके दूर जाने के डर से ये धड़कनें शोर कर रही थीं। आज से पहले कभी किसी के लिए ऐसे एहसास नहीं हुए मुझे, तो अब कोई मुझ में ये एहसास नहीं भर सकता। मैं नील मल्होत्रा हूँ, जिसे ना किसी के दर्द से फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी के आंसुओं से, लेकिन उसके आंसू मेरा सीना चीर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दुनिया की ठोकरें खाकर अक्ल आई है मुझ में। किसी को अब खुद को पागल नहीं बनाने दूंगा, किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा। मुझे पत्थर बनना है, किसी को अपने करीब आकर खुद को पिघलाने नहीं दूंगा। मैं खुद को पिघलने नहीं दूंगा। मैं सिर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, जो एहसास आज हुए वो दोबारा कभी नहीं होगा। ना मैं आज के बाद उस लड़की को याद करूंगा और ना ही कभी उसके सामने आऊंगा। इधर हॉस्पिटल में, यार मुझे नहीं कोई सूप पीना। सूप को देख दृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, ज्योति ने सूप से भरा चम्मच उसके मुंह में डाल दिया और बोली, ये हॉस्पिटल है मेरी जान, यहाँ तुझे यही सब खाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल में तुझे गोलगप्पे तो नहीं खिला सकती मैं। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने कड़वा सा मुंह बना लिया। ज्योति ने उसे जल्दी से सूप पिलाया और उसे आराम करने का बोल बाहर चली गई। दृष्टि जैसे ही आराम करने के लिए लौटी, उसकी आंखों के सामने वो शख्स का चेहरा आ गया जो थोड़ी देर पहले उसके सामने उसका हाथ थामे बैठा था। वो यही सोच रही थी कि आखिर वो था कौन। उसने मन ही मन ज्योति से पूछने का फैसला किया और आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद ज्योति रूम में आई तो दृष्टि का हालचाल पूछने लगी। दृष्टि को ज्योति से ऐसे पूछना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि जब वो बेहोश थी तो क्या कोई आदमी उसके रूम में था। उसकी बात सुनकर ज्योति ने हाँ में सिर हिला दिया। दृष्टि को तसल्ली हुई कि वाकई में उसके कमरे में कोई था, नहीं तो अब तक तो उसे यही लग रहा था कि शायद उससे ही कोई वहम हो गया हो। दृष्टि ने एक बार फिर से ज्योति से पूछा कि वो था कौन, तो ज्योति ने बताया कि जिस शख्स की गाड़ी से उस बुजुर्ग का एक्सीडेंट होने वाला था वो वही आदमी था। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। पहले तो अंधों की तरह गाड़ियां चलाते हैं, फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो झूठी हमदर्दी का ढोंग करते हैं, ज्योति ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात दृष्टि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उस शख्स ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी थी ताकि गाड़ी का किसी और से एक्सीडेंट ना हो। चाहे कुछ पल के लिए ही उसने उस इंसान का चेहरा देखा था, लेकिन उसे याद था कि जब वो इंसान उसके पास बैठा था उसके सिर पर भी काफ़ी चोट आई हुई थी, जो उसने वैसे ही खुली छोड़ रखी थी। अरे इन अमीर लोगों का तो यही काम होता है, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझकर कुचल देते हैं, लेकिन जब पुलिस का नाम आता है तो ड्रामा करना शुरू कर देते हैं ताकि हम जैसे लोग इनकी बातों में आ जाएं और ये पुलिस के चंगुल से आसानी से निकल सके। देखा था मैंने कैसे चीख चीख कर अपना नाम बता रहा था, द नील मल्होत्रा, और कैसे अपनी रईसी के दम पर उसने तेरा इलाज शुरू करवाया और उसके बाद पुलिस भी नहीं आई, जबकि पहले तो डॉक्टर कह रहे थे कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तेरा इलाज शुरू नहीं करेंगे। ज्योति ने अपनी बात कहना जारी रखा।
दृष्टि को ज्योति की बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। जब तक तुझे होश नहीं आया था वो तेरे पास ही बैठा रहा, ना ही अपनी ड्रेसिंग कराई और ना ही कुछ खाया पिया, जैसे तेरी सबसे ज़्यादा फिक्र उसे ही हो। लेकिन जैसे ही तुझे होश आया तो वो यहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर पर से सींग। ज्योति की बात सुनकर दृष्टि हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या उसे सच में उसकी फिक्र थी या फिर सच में ही ये कोई दिखावा था। खैर अब ये तो उसे भी नहीं पता था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। इन दिनों दृष्टि इंतजार किया करती कि शायद वो इंसान दोबारा उससे मिलने आए, लेकिन नील नहीं आया। इंतजार तो उसे उसके चाचा चाची का भी था, लेकिन वो भी उससे मिलने नहीं आए। जब दृष्टि का डिस्चार्ज हो गया था और अब वो वापस शिमला से दिल्ली चली गई। वैसे तो उसका नील से कोई रिश्ता नहीं था और ना ही उन दोनों में कोई बात हुई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक चाहत रहती थी नील से मिलने की। फ्लैशबैक खत्म। सुजाता जी ने आकर दृष्टि के कंधे को थपथपाया तो दृष्टि वापस वर्तमान में लौटी। उसे ऐसा लगा जैसे वो बहुत गहरी नींद से जागी हो। वो भागकर ऊपर रूम में गई, लेकिन उसे नील कहीं भी नहीं दिखा। उसने वॉशरूम और बालकनी भी चेक की, लेकिन नील वहाँ भी नहीं था। पता नहीं मिस्टर ब्लू बार बार मिस्टर इंडिया बनकर कहाँ गायब हो जाते हैं। वो हड़बड़ाते हुए रूम से बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पर ही नील से टक्कर हो गई। मिस्टर ब्लू, किसे कहा तुमने? नील ने कड़कती आवाज़ में पूछा। वो मैं आपको ही, अटकते हुए बस यही 2-3 शब्द उसकी ज़बान से निकले। आपको ये चोट कैसे लगी? दृष्टि ने बात बदलने के लिए चोट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दो। और अगर नहीं दूँ तो? दृष्टि ने होठों को गोल करते हुए कहा। तो भाड़ में जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नील ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा और वापस से मुड़कर जाने लगा। तो दृष्टि ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, आप ही को कहा था मैंने मिस्टर ब्लू। कैसा लगा आपको आपका न्यू नेम? अच्छा है ना? कहते हुए उसने अपनी बत्ती सी चमका दी। चाहे ब्लू कहो चाहे वाइट, पर जो भी कहना है खुद को कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नील ने बिना मुड़े ही कहा। जुबान मेरी, मर्जी मेरी, और तो और पति भी मेरा। मेरा जो मन होगा मैं तो वही कहूँगी, दृष्टि ने बेफिक्री से कह दिया। नील की मुट्ठियाँ कस गई। उसने दीवार के साथ लगे टेबल पर से वास उठाया और फिर पीछे मुड़कर सामने कांच की दीवार पर दे मारा। कड़ाक की आवाज़ के साथ पूरा कांच बिखर गया। दृष्टि ने आवाज़ सुनकर कानों पर हाथ रख लिया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मुझे जिद और जिद्दी लोगों को तोड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए वो पलट गया और रूम से बाहर निकल गया। दृष्टि अवाक सी उसे जाते देखती रह गई। उसने हाथ की मुट्ठियां बांध ली और खींचते हुए बोली, मिस्टर ब्लू नहीं, तुम्हारा नाम तो मिस्टर तोड़ू फोड़ू होना चाहिए। हर समय कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहते हो। पैर पटकते हुए दृष्टि भी नीचे हाल में आ गई, लेकिन नील वहां भी गायब था। मनन रंजीत वर्मा, मैं अपने दुश्मनों को अपने एरिया के आसपास भी नहीं फटकने देता और तुम तो सीधा घर में ही घुस गए। नाइस, तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी मेरी, क्योंकि तुम्हारे बाप के कर्मों की सज़ा मैं तुम्हें नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर मेरी बीबी की तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हारी आंखें किसी को देखने लायक नहीं रहेंगी। नील ने अपने स्टडी रूम की एक दीवार पर लगी कुछ फोटोज को देखते हुए कहा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो दूसरी तरफ लगे मिरर के सामने आया और खुद को देखते हुए बोला, मिस्टर ब्लू। गुस्से की जगह उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई, लेकिन जल्द ही वो मुस्कान उसने जब्त कर ली। उसने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और मनन रंजीत वर्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उसके मैनेजर ने उससे कुछ वक्त मांगा तो उसने सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास बोल कर आगे से जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। वो फ़ोन को हाथ में गोल गोल हिलाते हुए बोला कि दृष्टि से मनन के बारे में बात करने से पहले मुझे इस मनन की सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता दृष्टि को किसी बात की भनक भी लगे। थोड़ी देर वहाँ समय बिताने के बाद वो स्टडी रूम से निकल कर नीचे हॉल की तरफ आ गया। सुजाता जी ने उसे देखकर कहा, मैं अभी तुम्हें डिनर के लिए बुलाने ही आने वाली थी, आ जाओ डिनर कर लो। सुजाता जी ने दृष्टि को भी बुला लिया। डिनर कर दृष्टि सुजाता जी की हेल्प करने चली गई तो नील अपने रूम में जाने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके मैनेजर का फ़ोन देख वो बाहर स्विमिंग पूल की तरफ आ गया।
जैसे ही उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा, उसके मैनेजर ने मनन की इन्फॉर्मेशन बताना शुरू किया। सर, मनन रंजीत वर्मा का इकलौता बेटा है, पढ़ाई और बिजनेस में बिल्कुल जीरो है, बाप की तरह ही इलीगल कामों में इन्वॉल्व है, लड़कियों में काफ़ी फेमस है, हर दूसरे दिन नई लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे यूज करना उसकी पुरानी आदत है। अगर लड़की प्यार से मान जाए तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती पर उतर आता है। एक दो बार रेप के केस भी हुए हैं, पर हर बार अपने बाप के दम पर बच निकलता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो हमेशा मिडिल क्लास लड़की को ही अपना निशाना बनाता है। अभी उसका मैनेजर आगे बोल ही रहा था कि नील ने एकदम कड़क आवाज़ में कहा, इनफ, और ज़रूरत नहीं है कुछ जानने की। उसके मैनेजर ने ओके बॉस कहा तो नील ने बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया और दांत भींचते हुए बोला, अब तक लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि बाप से पहले तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ने लगा तो एकदम दृष्टि से टकरा गया, जो उसे बुलाने के लिए आई थी और बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। दोनों इस टाइम स्विमिंग पूल के किनारे पर थे। जैसे ही टक्कर हुई, दृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया और वो स्विमिंग पूल में गिर गई। नील, जिसका हाथ दृष्टि ने गिरते गिरते पकड़ लिया था, वो भी उसी के साथ पूल में गिर गया। दृष्टि को तैरना नहीं आता था तो वो एकदम से पूल में डूबने लगी तो नील ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों इस वक्त बिल्कुल करीब थे। स्विमिंग पूल का पानी एकदम ठंडा था, जिससे दृष्टि के होंठ कांप रहे थे। नील का ध्यान दृष्टि के होठों पर गया तो वो उसके और करीब बढ़ने लगा। अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। दृष्टि तो नील के चेहरे में ही खो गई थी। नील भी जैसे होश खो चुका था। इससे पहले कि वो दृष्टि के चेहरे की तरफ बढ़ता, उससे पहले ही सुजाता जी घबराते हुए वहां आ गई। पर इससे पहले वो कुछ पूछती, उनकी नज़र उन दोनों पर चली गई। सुजाता जी को वहां देखकर दोनों झेप गए। नील ने दृष्टि को एकदम से धक्का दे दिया, जिससे वो पीछे की तरफ हो गई और दोबारा डूबने लगी। तो नील ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया और गोद में उठा लिया। उन दोनों को ऐसे देख सुजाता जी अंदर आ गई। नील ने उसे गोदी में उठाए हुए ही कहा, पागल हो क्या? इस तरह पीछे खड़े होकर बातें कौन सुनता है? उसकी बात सुनकर दृष्टि ने उसे घूर कर देखा और गुस्सा होते हुए बोली, बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि आपको बुलाने आई थी, क्योंकि सुजाता जी ने आपकी फेवरेट खीर बनाई थी, जो आप बिना खाए ही वहाँ से आ गए। तो इसके लिए मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी? वहीं इंतज़ार कर लेती। अच्छा, मैं क्यों इंतज़ार करूं? मुझे सोने जाना था, उसने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा तो लो सो जाओ, कहकर वो दृष्टि को एक बार फिर पानी में छोड़ने लगा तो दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ना मत, मुझे स्विमिंग नहीं आती, प्लीज़ मुझे बाहर तक ले जाओ। उसके चेहरे पर डर देखकर नील के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, पर जल्द ही चेहरे पर बिना किसी भाव के बोला, मेरा बाहर निकलने का मन नहीं है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम खुद जा सकती हो। जाना तो दूर की बात है, इसके अंदर सही से खड़ी भी नहीं हो सकती मैं। प्लीज़, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बाहर तक छोड़ दो, उसके बाद चाहे तो पूरी रात तुम इसमें बिता लेना। नील ने उसे घूर कर देखा और बोला, ठीक है ले चलता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। एक क्या 10 बातें मान लूँगी, लेकिन पहले मुझे बाहर लेकर चलिए, नहीं तो यहीं पर मेरी बर्फ़ जम जाएगी, फिर मनवाते रहिएगा अपनी बातें। ठीक है, कहकर नील उसको गोदी में ही उठाए बाहर आने लगा। दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे पर जमी हुई थी। दोनों के ही दिल में इस वक्त कई एहसासों ने शोर मचा रखा था, लेकिन होठ दोनों के ही बंद थे। दोनों में से कोई भी अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने देना चाहता था। बाहर आकर नील ने उसे नीचे उतारा तो दृष्टि की नज़रें उसके चेहरे से हटकर खुद पर गई, तो शर्मा कर अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसके कपड़े उसके शरीर से पूरी तरह चिपके हुए थे। नील ने उसे देखकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और फिर बिना उसे देखे अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर डाल दी, पर दृष्टि की नज़रें पूरी वक्त नील पर ही थी। उसे इस तरह शर्टलेस देखकर उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो जल्दी जल्दी घर के अंदर आकर अपने रूम की तरफ चली गई, लेकिन कोई था जो उन दोनों को ऐसे देखकर जल भून रहा था। बस आज की रात और कल तुम दोनों की ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है, उसने मन ही मन कहा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपने रूम की तरफ चली गई।
दृष्टि के जाने के बाद नील के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए और वो खुद से गुस्सा होते हुए बोला, मैं अपने जज्बातों में बहकर खुद पर कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ? क्यों उसके नज़दीक आने पर मैं पिघलने लगता हूँ? क्यों मन करता है कि मैं उसके करीब ही रहूँ? मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। मैं इन एहसासों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। बात बस इतनी सी है कि प्यार तो तुमसे ही करता है दिल, बस तुम्हारे सामने इजहार करने से डरता है दिल। इधर रूम में आकर दृष्टि ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने लगी। वो भी नील की करीबी से पिघल रही थी। आज से पहले वो कभी भी किसी के इतना करीब नहीं गई थी। आज जो एहसास उसे हो रहे थे वो एकदम नए थे, जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किए थे। दिल एकदम तेजी से धड़क रहा था। उसे एकदम से याद आया कैसे नील उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ही था। वो उस पल को याद करते ही उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। गालों पर हया की रंगत छा गई, लेकिन साथ ही उसे नील का उसे खुद से दूर करना भी याद आ गया। वो मन ही मन बोली, एक पल में अपने करीब कर लेते हैं और दूसरे पल ही बिल्कुल पराये हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही, आखिर आप चाहते क्या हैं? तभी नील ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो वो एकदम हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और नील को देखे बिना ही कबर्ड में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। लेकिन उसका ऐसे नील को अनदेखा करना नील को कचोट रहा था। वो सोच में पड़ गया, अब इसे क्या हुआ? लेकिन फिर उसने सोचा कि अच्छा ही है अगर मुझसे दूर रहे। फिर उसने भी अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगा। दोनों ही एक साथ चेंज करके आए तो दोनों ने ही एक नज़र उठाकर एक दूसरे को देखा और अगले ही पल दोनों ने अपनी नज़रें फेर ली। एसी ऑन कर नील आकर बेड पर लेट गया। दृष्टि कुछ देर उसे छोड़ नज़रों से देखती रही और फिर वो भी सोफे पर आकर लेट गई। दोनों ही काफ़ी वक्त तक करवटें बदलते रहे। जब दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने होता तो दोनों ही फिर से करवट ले लेते। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी, जिससे नील को काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। काफ़ी वक्त कोशिश करने के बाद भी नील को नींद नहीं आई तो वो बेड से उठा और ड्रॉअर में से कुछ ढूंढने लगा। दृष्टि उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद नील को वो चीज़ मिल ही गई तो वो दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। दृष्टि की सांसें उसे खुद के पास आते देख फिर से तेज हो गई। नील एकदम दृष्टि के पास आया और उसके दोनों हाथ को एक हाथ से पकड़ा और फिर अपने दूसरे हाथ से एक धागा निकाला। उसने दृष्टि के दोनों हाथ की सारी चूड़ियां एक धागे से बांध दी। दृष्टि हैरान थी, उसे देखती ही रह गई। नील ने उसे देखते हुए कहा, अब अगर थोड़ा सा भी शोर किया तो तुम्हें इस रूम से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वो आकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने भी उसे गुस्से से देखा और बोली, मुझे इरिटेशन हो रही है इससे और मुझे इरिटेशन हो रही है इनकी आवाज़ से। अब अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हारे इस मुंह को भी बांध दूंगा मैं। दृष्टि ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, अच्छा मेरा मुंह है, मेरी मर्जी होगी तब मैं बोलूँगी और ये रूम मेरा है, मेरी जब मर्जी होगी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। नील ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दृष्टि ने खींचते हुए जवाब दिया, कर सकता हूँ, अगर तुम्हें इस रूम में ला सकता हूँ तो बाहर भी निकाल सकता हूँ। अब दोबारा तुम्हारी आवाज़ आई तो यकीनन ऐसा करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि चुप हो गई, जो सोफे पर वैसी ही बैठी रही और इंतज़ार करने लगी कि कब नील को नींद आए। पर नींद तो जैसे नील की लाइफ से गेट आउट हो चुकी थी। अब तो वेट करते करते दृष्टि को भी नींद आने लगी थी। उसे एकदम से नींद में झटका लगा तो उसकी आंख खुली। उसने नज़र उठाकर देखा तो नील सो चुका था। वो दबे पैर वॉशरूम में गई और कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने हाथों को खोल सके। उसके सामने विंडो पर कांच देखा तो वो वहां चली गई और कांच के किनारे से उस धागे को रगड़ने लगी। रगड़ के टाइम उसके हाथों में कांच लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल उसे सिर्फ और सिर्फ वो धागा खोलना था तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धागा तो जैसे एकदम नील जैसा ही मजबूत था, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन दृष्टि भी उसे कांच पर रगड़ती ही रही। फिर एकदम से वो कांच उसके हाथ में बुरी तरह से लग गया, जिससे उसकी चीख निकल गई और खून बहने लगा। उसकी चीख सुनकर नील की नींद खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो दृष्टि कहीं नहीं थी। उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। उसे दृष्टि की चिंता होने लगी।
वॉशरूम की लाइट ऑन देख वो वॉशरूम की तरफ आया तो वहाँ से दृष्टि के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। उसने अंदर आने के लिए एक कदम बढ़ाया पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गया। लेकिन वहाँ दृष्टि की सिसकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। वो अब बिना कुछ सोचे समझे वॉशरूम के अंदर आ गया। अंदर दृष्टि का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन अब भी वो उस धागे को कांच से ही रगड़ रही थी। हाथ से लगातार खून बह रहा था और आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। नील ने उसे जाकर उस कांच से दूर किया और उसके हाथ को देखने लगा। उसके हाथ पर पूरा कट आ गया था। दृष्टि ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे इस तरह देखकर नील को बहुत बुरा लग रहा था और दृष्टि की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर आकर सोफे पर बिठा दिया। सबसे पहले वो ड्रॉवर में से कैंची लेकर आया और उस धागे को काट दिया। दृष्टि ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस बिल्कुल शांत वहीं बैठी रही। नील फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाया और उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगा। वो ड्रेसिंग करते वक्त बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दृष्टि ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो नील ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ड्रेसिंग करने के बाद नील थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया और गुस्सा होते हुए बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कांच तुम्हें लग रहा था? तुम्हें दर्द नहीं हुआ जो अपने हाथों को इतनी बुरी तरह से उससे रगड़ रही थी? दृष्टि ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। उसका यूं शांत रहना नील को परेशान कर रहा था। वो गुस्से में दोबारा बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इतनी क्या आफत आ गई थी जो खुद को इतना दर्द दिए जा रही थी? दृष्टि अब भी नज़रें नीचे कर शांत ही रही। नील का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए दृष्टि को दूसरे हाथ से खड़ा किया और उसकी बाँह पीठ पर मोड़ते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? दृष्टि ने अब उसकी आंखों में देखा और बोली, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है मुझे। जवाब तो दे दूं, लेकिन डर है कि अगर जवाब पसंद नहीं आया तो कहीं घर से उठाकर बाहर ना फेंक दें। आपका घर है तो आपकी ही मर्जी चलेगी। पहले चूड़ियों की वजह से इरिटेट हो रहे थे, कहीं अब मेरी आवाज़ से इरिटेट हो गए तो मेरा मुँह ही ना बांध दो। आखिर घर जो आपका है, मर्जी तो आपकी चलेगी। गुलाम जो हूँ आपकी, जानवरों की तरह बात कर भी रख सकते हैं आप। ये कहते वक्त दृष्टि की आंखों में नमी और दर्द के मिले जुले भाव थे। बड़ा बेदर्द है मेरा हमदर्द, दर्द देकर पूछता है दर्द तो नहीं हो रहा? उसका जवाब सुनकर नील एकदम पत्थर हो गया। उसका दिल पसीज गया। उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। दृष्टि के हाथ पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और आंखों में नमी आ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बेड की तरफ आकर लेट गया। उसके दिमाग में दृष्टि की बातें घूम रही थी। दृष्टि भी वहीं सोफे पर लेट गई। आंखों में से आंसू फिर बह निकले। पलकें थोड़ी बोझिल हुई तो उसे नींद आने लगी, लेकिन नील की आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसका मन उसे बुरी तरह कचोट रहा था। उसने करवट बदली तो नज़र सामने सोफे पर सो रही दृष्टि पर चली गई। वो एकदम से सिकुड़ कर सो रही थी। वो उठकर उसके पास आया और कंबल उठाकर उस पर उड़ाने लगा। नज़रें खुद ब खुद ही उसके चेहरे पर चली गईं, जिस पर अभी भी बेहिसाब दर्द झलक रहा था। ना चाहते हुए भी तुम्हारे दर्द का कारण बन गया मैं। शायद इस रिश्ते में तुम्हें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता मैं। जब खुद की ज़िंदगी आंसुओं की स्याही से लिखी गई है तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर कैसे बिखर सकता हूँ? उसने मन ही मन कहा और फिर उसके हाथ को देखने लगा। आंखों में नमी आ गई तो पलकें झपकाकर बालकनी में आ गया और सिगरेट निकाल ली। पूरी रात उसकी आंखों में ही कटी। अगली सुबह नील दृष्टि से पहले उठ गया। उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रही दृष्टि पर गई तो उसके हाथ को देखकर दिल में फिर से एक खूंक सी उठी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दृष्टि से नज़रें मिलाने की, इसलिए वो उसके उठने से पहले ही रूम से बाहर निकल गया। जिम में आकर उसने अपनी सारी भड़ास कसरत करने में निकालनी शुरू कर दी। कई बार जब इंसान पत्थर हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी उसे चोट दे जाती हैं। वैसे ही नील के साथ भी हो रहा था। दृष्टि का दर्द में रोना उसे तड़पा रहा था। उसके द्वारा कही गई बातें उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। उसने पंचिंग बैग पर पंचिंग करते हुए गुस्से से कहा, मुझे उनके दर्द से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? ये दिल क्यों उसको दर्द में देखकर तड़प उठा, जबकि इसे समझा चुका हूँ कि मोहब्बत के रास्ते इसके लिए हैं ही नहीं।
वो सारे रास्ते मैं खुद बंद कर चुका हूँ। किसी के जज्बातों को अपने दिल में एहसास बनाकर महसूस नहीं करना मुझे। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ जोड़कर मैं उस मकसद को नहीं भूल सकता। अगर कोई आकर मुझे मेरे रास्ते से भटकाएगा तो उसके जीवन में भी आधी आना तय है। थोड़ी देर बाद दृष्टि उठी तो एक नज़र सामने बेड पर डाली। नील वहाँ नहीं था। वो भी उठी और कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर वो सुजाता जी की मदद करने किचन की तरफ चली गई। नील भी तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ गया। दृष्टि भी सुजाता जी की मदद कर रही थी। नील ने एक नज़र उस पर डाली तो अनायास ही उसका ध्यान उसके हाथ पर चला गया। दृष्टि ने पट्टी हटा दी थी। नील उसका हाथ अच्छे से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दृष्टि दूर थी, इसलिए उसको कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो पानी पीने के बहाने किचन में चला गया। पानी पीते पीते नील जाकर दृष्टि के पीछे खड़ा हो गया और हाथ की तरफ देखने लगा। दृष्टि, जो कि शेल्फ पर काम कर रही थी, एकदम से पलटी तो नील के साथ उसकी टक्कर हो गई। नील के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। दृष्टि, जो कि टक्कर की वजह से थोड़ा पीछे हो गई थी, उसने खुद को संभाल लिया था, पर जैसे ही कदम उठाया फर्श पर पानी बिखरने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने लगी। तो नील ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसे बचाते बचाते वो खुद ही उसके ऊपर गिर गया। दृष्टि की कमर फर्श पर लगती उससे पहले ही नील ने अपनी बाह उसकी कमर पर लपेट दी, जिससे उसका हाथ नीचे ज़मीन पर लग गया और दर्द से उसकी हल्की आह निकल गई। दृष्टि नीचे थी। डर की वजह से दृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन नील की नज़रें दृष्टि के चेहरे पर ही जमी हुई थी। दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था और सांसें आपस में घुल रही थी। डर की वजह से दृष्टि की सांसें तेज चल रही थी। दृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो नज़रें जाकर नील की नज़रों से टकरा गई। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को भी महसूस कर पा रहे थे। उसे इस तरह खुद के ऊपर देख उसके होंठ सूख रहे थे। यही हाल नील का भी था। सुजाता जी डाइनिंग टेबल से दौड़कर दोनों के पास आए तो दोनों अपनी हालत देखकर झेप गए। दृष्टि ने उठने की कोशिश की, लेकिन नील का पूरा भार उसी पर था। वो एक बार फिर फर्श से जा लगी, जिससे नील के हाथ पर फिर से दबाव पड़ गया, लेकिन इस बार उसने अपनी आह नहीं निकलने दी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर दृष्टि को भी खड़े होने में मदद की। दोनों फिर से एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे थे। सुजाता जी ने दोनों को पूछा कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। दोनों ने ही ना में सिर हिला दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नाश्ता करते टाइम भी दोनों एक दूसरे को चोर नज़रों से ही देख रहे थे। नाश्ता कर नील ऑफिस के लिए निकल गया तो दृष्टि भी अपने रूम में आ गई। ऑफिस में आकर नील ने अपने हाथ के लिए दवाई मंगवाई। चोट लगने के कारण उसका पूरा हाथ नीला हो गया था। इस वक्त तो नील ने अपना दर्द छुपा लिया, लेकिन अब उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि को भी नील की चिंता हो रही थी, क्योंकि बेशक उसने बताया नहीं, लेकिन उसने नील की आंखों में दर्द साफ देखा था। दृष्टि ने देखा था कि कैसे उसे बचाने के लिए नील ने अपना हाथ उसके नीचे कर दिया था। उसने मन ही मन कहा, पत्थर भी बनना है और पिघलना भी है, खुद टूटना भी है और दूसरों को जोड़ना भी है, दर्द भी देना है और मरहम बनना भी है, खुद खामोश रहकर दूसरों का शोर सुनना भी है। दृष्टि अभी अपनी सोचों में ही गुम थी कि दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे अनदेखा कर अपने काम में लग गई। लेकिन सामने वाला शख्स थोड़ा बेशर्म था, इसलिए उसके नज़रअंदाजी को नज़रअंदाज करते हुए तान्या अंदर आई और बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? दृष्टि ने एक नज़र उस पर डाली और बोली, पहले ही इतना अंदर आ चुकी हो, अब चाहो तो वॉशरूम यूज करने की इजाज़त दे सकती हूँ। तान्या को उसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत किया और बोली, जानना नहीं चाहोगी मेरी यहाँ आने की वजह? तुम मेरी मर्जी जाने बिना यहाँ आई हो तो मुझे भी तुम्हारे आने की वजह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बात बोलो और चलती बनो। चलती तो तुम बनोगी जब मैं तुम्हें नील की सच्चाई बताऊंगी। चेहरे पर कटाक्ष मुस्कान लाते हुए तान्या ने कहा। दृष्टि ने एक नज़र उसे देखा और बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। ठीक है तो साफ साफ सुनो, तुम्हारे भले के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। तान्या ने अपनी बात कहना जारी रखा,
एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हारा सिर भला ही चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो जानकर तुम अपना अच्छा बुरा समझ सको, क्योंकि कोई भी लड़की इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बात को जलेबी की तरह घुमाना बंद करो और सीधी सीधी वो बको जो बकने आई हो, दृष्टि ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। तान्या को दृष्टि की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जो सोच कर आई थी उस चीज़ के लिए उसका गुस्सा करना सही नहीं था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तो सुनो, अगर तुम्हें पता चले कि जिसके साथ तुम शादी करके इस घर में आई हो तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति किसी की नाजायज़ औलाद है, तो क्या तुम उसके साथ रहोगी? जिसे खुद के माँ बाप का नाम नहीं पता, क्या तुम उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहोगी? जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है, क्या तुम उसे अपना पति बनाओगी? उसकी बात सुनकर दृष्टि के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। तान्या ने अपनी बात कहना जारी रखा, क्या करोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति ना जाने किसका पाप है? चुप, एकदम चुप, दृष्टि ने एकदम कड़कती आवाज़ में कहा। अगर एक शब्द भी नील के बारे में और कहा तो भूल जाऊंगी कि तुम उनकी कोई दोस्त हो। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तान्या उसकी बात सुनकर हंस दी और हंसते हुए ही बोली, क्या हुआ, धक्का लगा ये सुनकर? मुझे तो चुप करवा दोगी, लेकिन तब क्या करोगी जब लोग तुम्हें किसी नाजायज़ की बीबी कहेंगे? उसकी बातें दृष्टि को खंजर की तरफ चुभ रही थी। आंखों में एकदम खून उतर आया था। उसने तान्या की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, बस अब और नहीं, इसके बाद एक और भी शब्द नहीं। कहीं ये ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक लड़की हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए? कैसी लड़की हो तुम? एक तरफ नील से प्यार करने के दावे करती हो और दूसरी तरफ उसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रही हो। घटिया बातें नहीं है, ये सच्चाई है नील की जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, ताकि तुम अपना अच्छा बुरा सोच सको। इस रिश्ते में सिर्फ धिक्कार ही मिलेगी तुम्हें। लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ेगा तुम्हारा। इससे अच्छा है छोड़ दो नील को और जाकर अपनी ज़िंदगी ढंग से जियो। दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे दरवाजे तक ले आई और बोली, जो बात तुमने कहनी थी तुमने कह दी और मैंने सुन ली, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तान्या ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें तुम्हारा ये रिश्ता। अभी भी वक्त है, छोड़ दो नील को, चली जाओ यहाँ से। महंगा सस्ता मैं खुद देख लूँगी, तुम्हारी सलाह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर दृष्टि ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तान्या ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा और बोली, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूँगी। सोचा था सच जानकर तुम खुद ही नील को छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म निकली। इतना बड़ा सच जानकर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ेगा भी क्यों? जानती हूँ तुम्हारी नज़र नील की प्रॉपर्टी पर है, पर नील और उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उसने मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ तान्या को रूम से बाहर निकालने के बाद दृष्टि दरवाजे से ही लगकर बैठ गई और आंखों से आंसू बह निकले। इतनी बड़ी बात जानकर उसके अंदर दर्द सा हो रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी बड़ी बात नील ने मुझसे छुपाई? मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्हें ये बात पता भी है या नहीं। हमेशा उनकी आंखों में एक खालीपन, एक दर्द देखा है, लेकिन कभी समझ नहीं सकी आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें इस तरह से बेचैन करती है। क्या वो इंसान जिसका दिल बिल्कुल मोम की तरह नाजुक है वो हमेशा पत्थर बनने की कोशिश करता है? उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे और रह रह कर दिल में एक हुक सी उठ रही थी। बेशक दृष्टि के माँ बाप उससे दूर जा चुके थे, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि वो हमेशा उसके साथ है। हमेशा उनकी यादों में जूझती रहती थी, हमेशा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तड़पती रहती थी। आज नील के बारे में जानकर उसे उसकी तड़प भी महसूस हो रही थी, जिसके पास तो माँ बाप ही नहीं थे, ना ही साथ और ना ही यादों में। उन दोनों की झोली में रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक ही रिश्ता था, वो भी दर्द से रिश्ता। दृष्टि कई घंटे तक लगातार रोती रही। पार्किंग से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो उसने अपने आप को संभाला। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं जब भी दर्द में होती हूँ नील ने हमेशा मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है उनको संभालने की। अपनी गाड़ी पार्क कर नील जल्दी से घर के अंदर आया और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जब तक दृष्टि ने भी अपने आप को सामान्य कर लिया था, नील अलमारी में अपनी एक फ़ाइल ढूंढने लगा जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल थी।
आज वो मिसेज अग्निहोत्री की पूरी कंपनी अपने अंडर करने वाला था, जिसकी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। कंपनी उसके अंदर होते ही मिसेज अग्निहोत्री पूरी तरह कंगाल होने वाली थी। उन्होंने बैंक से जो लोन ले रखा था वो ना चुका पाने की वजह से उनके घर की नीलामी भी हो सकती थी। नील को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। उसने वो फाइल ली और इधर उधर देखने लगा। दृष्टि उसे कहीं भी नहीं दिखी। ना जाने क्यों उसके दिल में दृष्टि को देखने की एक तलब सी उठी हुई थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और दृष्टि बाहर आई। नील एकदम से हड़बड़ा गया। नील ने एक नज़र उसे देखा और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसे इस तरह हड़बड़ा कर जाते देख दृष्टि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भी नील के पीछे पीछे हाल में आ गई, पर नील वहाँ रुका ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज में तहलका मचा हुआ था। पूरे ऑफिस में खबर आग की तरह फैल गई थी कि उनका बॉस बदल चुका है। अब मिसेज अग्निहोत्री उनकी बॉस नहीं रही। सब इस बात से खुश हो रहे थे क्योंकि सब उनके व्यवहार से दुखी थे। मिसेज अग्निहोत्री हर वक्त किसी न किसी को नीचा दिखाती रहती थी। वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कम अपना गुलाम ज़्यादा समझती थी। मिसेज अग्निहोत्री भड़कते हुए अंदर आई और सीधा एमडी के केबिन में चली गई। एमडी की चेयर पर एक शख्स दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठा था। वो गुस्से से गरजते हुए बोले, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। मुझसे मेरा सब छीन लिया, लेकिन मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। ये सब प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे तुम्हें इस तरह हड़पने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर जाने दिया, लेकिन अब नहीं। अब का अंजाम पहले से भी बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर चेयर पर बैठे शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। नील उनकी बातें शांति से सुन रहा था। मिसेज अग्निहोत्री को उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, अब मुंह क्यों छिपाए बैठे हो? हिम्मत है तो सामने से जवाब दो। नील ने पलटकर उनकी तरफ देखा और चेयर पर बैठे हुए ही बोला, मुंह छिपाने का काम आपने किए था, मैंने नहीं। मैंने जो भी किया है सामने से किया है और हर बार सामने से ही करते आया हूँ। आपकी प्रॉपर्टी मैंने हड़पी नहीं है, बल्कि अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है। आपकी तरह किसी की पीठ पर खंजर घोंप कर हराम की दौलत नहीं कमाई मैंने। नील का जवाब सुनकर मिसेज अग्निहोत्री का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से से बोली, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। एक बार पहले भी तुम मेरे रास्ते में रोड़े बनकर आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें दूर फेंक दिया। इस बार भी तुम्हारा वही हाल होगा। बिल्कुल नहीं मिसेज अग्निहोत्री, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जब आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका तब मैं एक बच्चा था, लेकिन जो अब आपके सामने खड़ा है वो एक आग है, आग जिसके साथ अगर आपने खेलने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएंगी। ट्रेलर आपको दिखा चुका हूँ, आप चाहे तो अपनी कोशिश जारी रख सकती हैं, लेकिन जो करना है इस ऑफिस के बाहर करिएगा। ना अब आपकी यहाँ ज़रूरत है और ना ही यहाँ खड़े होने की आपकी औकात। बहुत घमंड है ना तुम्हें, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते। अगर तुम आग हो तो बुझी राख मैं भी नहीं। देखते हैं किसके कितने हाथ जलते हैं और कौन कब किसे कौन सी फिल्म दिखाएगा। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। ऑफिस से बाहर आकर उसने रंजीत को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसने तब किसी और को फ़ोन मिलाया और पूछा कि मुझे अभी बताओ कि नील ने सारे शेयर्स अपने नाम से खरीदे हैं या किसी और के नाम से। सामने फ़ोन पर उस शख्स ने जो नाम कहा उसे सुनकर मिसेज अग्निहोत्री के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो स्माइल करते हुए ही बोली, और तो तोते की जान अब मैना में बसती है। फिर तो पहले इस मैना को ही देखना पड़ेगा। तोता खुद ब खुद तड़पता हुआ जाल में आ जाएगा। उन्होंने अपना फ़ोन पर्स में रखा और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को अग्निहोत्री मेंशन चलने को बोला। गाड़ी जैसे ही अग्निहोत्री मेंशन पहुंची, वहां पर काफ़ी लोग जमा थे। मेंशन के अंदर पहुंचकर माया ने देखा कि वहां पर बैंक के एम्प्लॉयज़ और लॉयर खड़े थे। वहां खड़े एक लॉयर ने मिसेज अग्निहोत्री को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए और बोला, बैंक ने आपको 10 दिनों की मोहलत दी है लोन चुकाने के लिए। अगर आप इन 10 दिनों में लोन नहीं चुका पाई तो मजबूरन हमें आपके घर की नीलामी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर माया अग्निहोत्री गुस्से से एकदम बौखला गई और बोली,
तुम 2 कौड़ी के लॉयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? लॉयर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि आप कौन हैं। बैंक की तरफ से जो भी प्रोसीजर होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके पास 10 दिन है, या तो आप लोन चुका दीजिए या फिर नीलामी के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर वो लॉयर बैंक एम्प्लॉयज के साथ वहाँ से चला गया। माया ने गुस्से में वो पेपर फाड़ दिए और बोली, नील मल्होत्रा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे पंगा लेकर। इसका मोल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि माया अग्निहोत्री क्या चीज़ है। मिसेज अग्निहोत्री के जाने के बाद दृष्टि यही सोचती रही कि वो नील को उनके बारे में बताए या ना बताए। वो उसे उनके बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे किसी तरह की कोई बात छुपाना भी नहीं चाहती थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो उसे बता ही देगी। नील ऑफिस में ही काम कर रहा था। मिसेज अग्निहोत्री को तो वो पूरी तरह बर्बाद कर ही चुका था। अब उसका मकसद रंजीत वर्मा को बर्बाद करना था और उसके साथ साथ ही उसे मनन के बारे में भी पता लगाना था कि उसके बाप के साथ वो किस किस काम में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत को माया के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसकी खुद की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। नील ने उसके सारे गैरकानूनी काम बंद करवा दिए थे। उसने भी ठान लिया था कि वो नील से बदला लेकर रहेगा। उसने कुछ सोचकर माया को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और बोला, बहुत शौक है ना दूसरों को बर्बाद करने का, अब खुद ही अपने हाथों से अपनी बर्बादी होते देखना। रंजीत ने कुछ सोचकर मनन को फ़ोन किया। मनन, जो इस वक्त एक होटल रूम में एक लड़की को अपने बाहों में लेकर लेटे हुए सो रहा था। फ़ोन बजने की आवाज़ से दोनों की आंख खुल गई। अपने बाप का फ़ोन देखकर मनन ने जल्दी से फ़ोन कान में लगाया। रंजीत ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया तो मनन ने पहले तो बहानेबाजी करी, लेकिन जब रंजीत ने कहा कि अगर वो 1 घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो अभी जिस होटल रूम में वो अय्याशी कर रहा है उसी होटल रूम में आकर वो उसे खींचते हुए लेकर आएगा, तो मनन के होश उड़ गए। उसने मन ही मन कहा कि मेरा बाप तो सच में मेरा बाप निकला। उसने 1 घंटे में पहुंचने को बोलकर फ़ोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही नील वापस घर आया तो दृष्टि सामने हॉल में बैठी थी। वो दृष्टि को देखते हुए सुजाता जी से बोला, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी भिजवा देना मेरे रूम में। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो कह तो सुजाता जी से रहा था, लेकिन उसकी नज़रें दृष्टि पर ही थी और दृष्टि भी खुद पर उसकी नज़रें महसूस कर रही थी। सुजाता जी ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और नौकर के हाथ भिजवाने लगी। तभी उन्होंने कुछ सोचकर नौकर को मना कर दिया और दृष्टि को आवाज़ लगाई। दृष्टि उनकी आवाज़ सुनकर किचन में आई तो उन्होंने उसे नील को कॉफ़ी लेकर जाने के लिए कह दिया। दृष्टि को अजीब लगा, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया और कॉफ़ी लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गई। जितना एक दूसरे के पास रहोगे उतना ही एक दूसरे के करीब भी आओगे। एक दूसरे के साथ रहकर ही एक दूसरे को समझ सकते हो। मैं जानती हूँ दिखाते नहीं हो, पर कुछ ना कुछ तनाव तो चल रहा है तुम दोनों के बीच, सुजाता जी ने मन ही मन कहा और अपने काम में लग गई। दृष्टि काफ़ी लेकर रूम में आई तो नील सामने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। उसके हाथों में काफ़ी देखकर वो हैरान हो गया और बोला, तुम्हें नहीं बोला था कॉफ़ी लाने के लिए? घर में और भी नौकर हैं। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने एक नज़र उसे देखा और फीका सा हंस दे। उसने कॉफ़ी का मग उसके सामने टेबल पर रखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि आप मुझे इस घर में इसलिए लेकर आए थे कि मुझसे अपनी गुलामी करवा सको। अब अगर अपना काम कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नील ने नज़रें उठाकर उसे देखा। कुछ बोलने को हुआ लेकिन फिर चुप हो गया और वापस अपने काम में लग गया। दृष्टि कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन उसका जवाब ना पाकर वापस हॉल में आ गई और डिनर की तैयारियां देखने लगी। काश हमारी लाइफ भी नॉर्मल होती। जब आप सुजाता जी से कॉफ़ी को बोल रहे थे तो एक पल को ऐसा लगा जैसे आप चाहते हैं कि वो कॉफ़ी आपके लिए मैं ही लेकर आऊँ, पर आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। घर में नौकर तो बहुत है, लेकिन काश आपका ख्याल रखने का हक मेरा होता। इधर नील ने कॉफ़ी का कप उठाया और कुछ सोचते हुए बोला, बेशक मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हें अपना गुलाम बना सकूं, लेकिन वो सिर्फ मेरा गुस्सा था जो मुझ पर भारी पड़ रहा था।
हकीकत में तो कभी तुमसे नफ़रत की ही नहीं मैंने। जब इंसान की पूरी ज़िंदगी नफ़रत और गुस्से से भरी हो तो वो दूसरों की ज़िंदगी में भी वही भरने लगता है। काश हमारी लाइफ नॉर्मल होती तो पूरे हक से आपको बीवी होने के सारे फ़र्ज़ निभाने को बोलता, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है जो मैं चाह कर भी ये रिश्ता नहीं निभा सकता। जिनकी खुद की पूरी ज़िंदगी खोखली हो वो आशियाने सजाने के ख्वाब नहीं देखते। माया और रंजीत मनन के साथ मिलकर दृष्टि की ज़िंदगी में क्या नया तूफान लाने वाले हैं। क्या नील अपने अतीत से बाहर निकलकर अपनी मोहब्बत को समझ पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।